सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो हम लोग जो इस लेक्चर में 33rd डे यानी ज्योग्राफी का पहला दिन और दूसरा दिन दोनों का जो नोट्स वाला पार्ट है उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसी के बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन है दोनों दिन के उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला टॉपिक हम लोग ज्योग्राफी में अगर बात करेंगे तो थियरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। देखिए, जो पहला ये सेगमेंट हमारा है आज के फर्स्ट दिन का, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो फैक्चुअल है और ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना है प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग। इनमें क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर कभी आएंगे तो एक या सपोज एक और एक से दो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन का दायरा यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल है तो अगेन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप अभी तो इसको पढ़ लो आज के टेस्ट के लिए। इसके बाद एग्जामिनेशन से पहले एक दिन में, मतलब जब भी रिवीजन का जो हम प्लान बनाएंगे उसमें ज्योग्राफी का भी जो कुछ फैक्ट्स हैं तो उसमें ये वाले पार्ट को एक बार दोबारा आप देखिएगा। तो जो यूनिवर्स का डेवलपमेंट हुआ है उसके थियरीज अगर बात करें तो बिग बैंग थ्योरी जो सबसे फेमस थियरी में से एक है, जॉर्जेस लेमात्रे के द्वारा लाया गया और सपोर्ट किया था किसने, एडविन हब्बल ने। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कहा गया जो यूनिवर्स जो है वो 13.8 बिलियन अगर ईयर्स अगो जो है वो शुरू हुआ एक सिमिलैरिटी एक पॉइंट से। जो पॉइंट क्या चीज का पॉइंट था, एक पॉइंट था पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, और वहां से सडन एक्सपेंशन हो गया, रिलीज हुआ एकदम एनर्जी और मैटर, और उसी के बाद क्या बना, समय, स्पेस और गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। उस चीज को सपोर्ट करने के लिए क्या एविडेंस देते हैं हबल, जैसे हबल्स का रेड शिफ्ट, कि जो गैलेक्सीज की लाइट है वो रेड शिफ्ट हो रही है, यूनिवर्स इससे पता चला एक्सपैंड कर रहा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है, अच्छा देखिए हिंदी मीडियम वालों, जो आप राइट साइड में आप देखते चलिएगा, देर आर सर्टेन टर्म्स जिनका हिंदी मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा राइट साइड में देख के उसको कनेक्ट करते चलिएगा, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसका हिंदी मुश्किल है थोड़ा समझना। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, सीएमबी जो है, इसकी बात करें तो 1965 में डिस्कवर हुआ, और ये अर्ली यूनिवर्स के लेफ्ट ओवर हीट को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। फिर अबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जो है ये क्या कर रहा है, ये सारे जो पाए गए हैं जो हल्के से हल्के तत्व, ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बिग बैंग जो है वो न्यूक्लियर सिंथेसिस था वो सही है। दूसरा है स्टेडी स्टेट थ्योरी, फ्रेड हॉयले और बॉन्डी गोल्ड। ठीक है, तो फ्रेड हॉयले, बॉन्डी और गोल्ड के द्वारा 1948 में क्या दिया गया, स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसको स्थिर अवस्था सिद्धांत बोलते हैं। और ये कहता है कि यूनिवर्स का ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है, ये हमेशा सेम रहता है समय के साथ साथ, और मैटर हमेशा क्रिएट हो रहा है जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। और क्यों रिजेक्ट हुआ ये, क्योंकि जब सीएमबी यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का डिस्कवरी हुआ और गैलेक्सी का एवोल्यूशन, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या हो गई, गलत साबित हो गई। इन्फ्लेशन थियरी, एलन टूथ, 1981, तो क्या कहा कि इन द फर्स्ट 10 टू द पावर -36 सेकेंड्स यूनिवर्स एक्सपैंडेड एक्सपोनेंशियली फास्टर देन लाइट। और जो बिग बैंग के अंदर यूनिफॉर्मिटी, फ्लैटनेस और हॉरिजन प्रॉब्लम जो थे, उन इश्यूज को ये सॉल्व करने की कोशिश किया। इतने कम सेकंड में प्रकाश की भी तेजी की गति से क्या हुआ, विस्तार हो गया यूनिवर्स का। ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, इट सेज यूनिवर्स एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन साइकिल। तो ये कह रहा है कि ये जो ब्रह्मांड है वो फैलेगा और सिकुड़ेगा एक साइकिल में, जैसे कि बिग बैंग आया तो बिग बैंग के बाद बिग क्रंच, फिर रिपीट। अगेन ये हाइपोथेटिकल थियरी है और इसमें कुछ सपोर्ट या एविडेंस के लिए चीज़ें जो है वो प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, सोलर सिस्टम पे आते हैं। तो सोलर सिस्टम, सौर मंडल का जो फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले फॉर्मेशन की अगर बात करें तो नेबुलर हाइपोथेसिस जो इमैनुअल कांत और बाद में लाप्लास की थियरी के अंदर ही आया, कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो एक जैंट क्लाउड था गैस और डस्ट का, जिसको नेबुला बोला गया, वो कोलैप्स कर गया ग्रेविटी के कारण, और सेंटर के बीच में सन बना, और उससे न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। आसपास के जो डस्ट एट फ्लैटन इनटू अ प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क, जो कि प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किए। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखें तो सन 99.86% सोलर सिस्टम के मास का सन के पास है, और यही लाइट और हीट का सोर्स है। टोटल प्लैनेट्स अभी 8 हैं, जिनको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की बात कर सकते हैं, रॉकी यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जो पथरीले हैं। गैस जाइंट्स जुपिटर और सैटर्न, और आइस जाइंट है यूरेनस और नेपच्यून। माइनर बॉडीज की बात करें तो इसमें आपको दिखेगा एस्टेरॉइड्स। ठीक है, अगर हम लोग माइनर बॉडीज की बात करेंगे तो एस्टेरॉइड दिखते हैं, जो आपको एस्टेरॉइड बेल्ट में दिखेंगे, रॉकी सब्सटेंस। कॉमेट्स, जो धूमकेतु हम लोग बोलते हैं, ये आईसी मतलब बर्फीले हैं, और ये कुइपर बेल्ट और ऊट क्लाउड के द्वारा हम देखिए वहां से आते हैं। फिर मेटेरॉइड्स, उल्का पिंड या उल्कापात, और फिर ड्वार्फ प्लैनेट जैसे प्लूटो, एरिस, ओमिया,
मॉक में सिरिस। ठीक है, यहाँ रहा प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स का कुछ डिटेल है जो आप देख सकते हो कि स्मॉलेस्ट इज मरकरी, हॉटेस्ट इज वीनस, अर्थ इकलौता जहाँ लाइफ सपोर्ट अभी तक माना जा रहा है कि है, मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट। ठीक है, वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो इनके बारे में ये प्रोमिनेंट चीजें हैं जो आप देख सकते हो। अब बात करेंगे मून की, तो चंद्रमा की बात करें तो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है उसको मून बोलते हैं, और इसका ओरिजिन अगर देखेंगे तो जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस जो है कि एक मार्स साइज बॉडी जिसको थिया बोला गया वो यंग अर्थ से कोलाइड किया और डेब्रिस से क्या बन गया, चांद। फीचर देखेंगे तो डायमीटर हो गया, कोई एटमॉस्फेयर या वाटर नहीं है, फेजेस कॉज्ड बाय मून्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ, और टाइडल लॉकिंग, सेम फेज ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड अर्थ। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल पुल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भी ज्वार भाटा यानी टाइडल टाइड्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है, उनके हाइट्स वगैरह को। ठीक है, यहाँ पे आपको एक समरी दिया गया है इन सब के बारे में, तो आप देख लीजिएगा इसके बारे में जो टेबल है क्विक रिवीजन के लिए इन प्लैनेट्स के बारे में। कुछ रिसेंट अगर पॉइंट्स आप देखोगे जो अभी के अकॉर्डिंग हम लोग इस साल का देखें तो आपको दिखेगा कि सोलर सिस्टम मून की अगर बात करें टोटल एज मार्च 2025 तो 891 कंफर्म मून्स हैं जो आज के डेट में अगर बात करें, जो एक 421 जो है प्लैनेट्स के अराउंड है, 470 से ज़्यादा ड्वार्फ प्लैनेट्स के अराउंड है। सैटर्न ने जुपिटर को सरपास कर दिया एज अ प्लैनेट विथ मोस्ट कंफर्म्ड मून, तो सैटर्न का 274 अभी चंद्रमा हो चुका है। जुपिटर के पास 97 जो कंफर्म मून्स हैं। बहुत सारे चंद्रमा ऐसे हैं जो पोटेंशियल रखते हैं ओशियन वर्ल्ड और प्राइम टारगेट्स है किसके लिए, लाइफ हंटिंग मिशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक चलिए एस्ट्रॉइड के बारे में बात करते हैं, ग्रहीय पिंड जो होता है। तो दीज आर रॉकी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन, ये सन को ऑर्बिट करने वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं चट्टानी एवं मेटालिक धात्विक जो है सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसमें पाया जाता है। इनको माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है और ज़्यादातर सब आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही पाए जाएंगे। ठीक है, साइज इसका कुछ मीटर से लेकर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक वेरी कर सकता है। जैसे सेरेस लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है और इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी बोलते हैं। वेस्टा, पलास, हिजिया ये भी कुछ लार्ज एस्ट्रॉइड्स का एग्जांपल हुए। फिर बात करेंगे मेटियोर, तो उल्का या उल्का पिंडल बोलते हैं मेटेरॉइड्स। तो ये क्या है कि स्पेस रॉक है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और फ्रिक्शन के कारण जल जाता है, जिस कारण से एक ब्राइट स्ट्रीक, एक चमकदार आपको रेखा जो आकाश में दिखेगी। इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, और ये सरवाइव करते हुए अर्थ तक पहुंचता है तो इसको मेट्रॉइड बोल दिया जाता है जब ये पहुंच जाएगा तब। ठीक है, चेलाबिंस्क मेट्रॉइड 2013 जो रशिया में एक्सप्लोड हुआ। मेटियोर शावर्स जो है वो अगस्त दिसंबर में आपको दिखेगा, जिसका नाम बोलते हैं परसीड्स और जेमिन्स। क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट क्या है, तो जो नेपच्यून के पीछे का जो रीजन है जो स्मॉल आईसी बॉडीज और डार्क प्लैनेट से भरा हुआ है उसी को बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। तो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उसे 50 तक सन से अगर आप देखेंगे ये एक्सटेंड करता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरह ही है लेकिन यहाँ पे आइस रिच ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा दिखेंगे, रॉकी नहीं। शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स का ये सोर्स है, यानी 200 साल से कम के जो कॉमेट्स हैं उनका सोर्स यहीं से निकलता है। ठीक है, नाउ जैसे अगर हम लोग प्लूटो का एग्जांपल ले लेंगे तो प्लूटो भी हमारा पहले तो प्लैनेट था बट अभी क्या है, बड़ा प्लैनेट तो कहाँ मिलता होगा, क्यूपर बेल्ट में। देन कॉमेट्स, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कॉमेट्स की बात कर रहे हैं जिसका नाम है धूमकेतु। ठीक है, तो अब देखिए कॉमेट्स क्या होता है, तो दीज आर आईसी celestial bodies that orbit the sun and develop a glowing comma and tail when close to it। तो ये क्या होते हैं अगर आप देखेंगे तो ये बर्फीले सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और एक ग्लोइंग कोमा और टेल डेवलप करते हैं जब उसके पास से वो मतलब हमारे पास जब वो आएंगे तब। ये आइस, डस्ट और रॉकी मटेरियल का बना होता है, क्यूपर बेल्ट से ओरिजिनेट होगा या ऊट क्लाउड से। विजिबल व्हेन नियर द सन ड्यू टू सब्लिमेशन, जब सूरज के बगल में पहुंचता है पास में तो सब्लिमेशन के कारण ये दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा तो हेलिस कॉमेट जो हर 76 साल पे दिखाई देता है, अगला 2061 में दिखेगा। फिर कॉमेट नियोवाई जो 2020 में दिखा, कॉमेट हेल और बॉब जो 97 में दिखा था। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस कॉमा और टेल होता है। देन पल्सर, इस पे भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि पल्सर जो स्पंदन तारा जैसे वो क्या होता है। सो इट इज अ हाईली मैग्नेटाइज्ड
rotating neutron star that emits beams of electromagnetic radiation. तो ये क्या होते हैं, ये चुंबकीय मैग्नेटाइज जो आपको न्यूट्रॉन स्टार है जो बहुत तेजी से घूमते हैं और बीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का छोड़ते हैं, इमिट करते हैं. इट इज रेमिनेंट ऑफ मैसिव स्टार्स आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन, और रेगुलर इंटरवल्स पे ये रेडिएशन इमिट करते रहते हैं, जैसे कॉस्मिक लाइट हाउस. एग्जाम्पल देखें तो क्रैब पल्सर, इट इज रेमिनेंट ऑफ 1054 एडी सुपरनोवा, 1054 ईस्वी का सुपरनोवा का बचा हुआ है क्रैब पल्सर. ठीक है, तो ये उसका फिर समरी आपको हो गया एस्ट्रॉयड मेटियोर के ऊपर बेल्ट और कॉमेट पल्सर का. ठीक है, अर्थ के लेयर का इवोल्यूशन अगला हमारा डायमेंशन है. तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटो अर्थ, प्रारंभिक पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं. तो इट वाज फॉर्म बाय एक्रीशन ऑफ प्लैनेटेसिमल्स इन द सोलर नेबुला. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इस ये जो है एक्रेशन मतलब होता है संगठन. तो जितने भी प्लैनेटेसिमल्स थे, यानी कि हम लोग बात करते ग्रहाणुओं, उनके इकट्ठा होने से, उनके संगठन से सोलर नेबुला में अर्थ का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा. सरफेस वाज मोल्टेन ड्यू टू कोलिजन एंड रेडियो एक्टिव डीके. दूसरा स्टेज आया डिफरेंशिएशन का, डेंसिटी के कारण. तो घनत्व के कारण जो हैवी मटेरियल्स थे वो नीचे डूब गए, जो कोर बनाए. इसलिए हम लोग बात करते हैं ना, कोर में हम लोग क्या चीज की बात करते हैं, नीफे. ठीक है, और लाइटर सिलिकेट जो है वो क्रस्ट और मैंटल का फॉर्मेशन किए, तो सियाल सीमा. ठीक, ये हमारा प्रेजेंट लेयर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे. अब लिथोस्फीयर जो अर्थ का सॉलिड आउटर लेयर है, उसका अगर इवोल्यूशन का हम लोग अगर बात करें तो इनिशियली जो है अर्थ वाज हॉट एंड मॉल्टन ड्यू टू अगेन इम्पैक्ट ऑफ प्लांटेसिमल्स, कंप्रेशन और रेडियो एक्टिव डीके. तो बहुत गर्म और मोल्टेन स्टेट में था. जब ठंडा हुआ तो जो भारी थे वो नीचे चले गए, तो बताया कोर बना, लाइटर बना ऊपर बन गया, जिससे क्रस्ट वगैरह का फॉर्मेशन हुआ. और यही जो डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा आपको, तो इसमें क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन से, सॉरी हिंदी में, हाँ, डिफरेंशिएशन प्रोसेस से अलग अलग लेयर बन गए क्रस्ट, मैंटल और. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनिटिक है, ओसेनिक क्रस्ट बेसाल्ट के कारण बना है, बेसाल्टिक है. ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटी गैस रिलीज किए एटमॉस्फेयर की हेल्प से. और टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो लिथोस्फीयर पे बने, बाद में प्लेट टेक्टोनिक शुरू हुआ और उसी से फिर अगेन मूवमेंट जो है वो होने के कारण अलग अलग लैंडफॉर्म्स, अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो हुई है, सिस्मिक एक्टिविटीज भी. पैंजिया का फॉर्मेशन जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो 300 मिलियन ईयर्स अगो हुआ, और 200 मिलियन ईयर्स से ये टूटना शुरू हुआ, और फिर एस्टेनोस्फीयर्स के ऊपर कंटिनेंट्स ड्रिफ्ट करने लगे. एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन, तो पहला एटमॉस्फेयर सोलर नेबुला से बना जो हाइड्रोजन हीलियम को मिलाकर था. दूसरा वोल्केनिक आउटगैसिंग से बनाया गया. तीसरा जो अभी चल रहा है वो साइनोबैक्टीरिया ने ब्लू ग्रीन एल्गी, वाटर वेपर, मतलब हाइड्रोजन हीलियम का बना हुआ, और उसमें अगर सॉरी फोटोसिंथेसिस शुरू हो गया इसमें, और O2 एक्यूमुलेट हुआ, जिस कारण से ओजोन लेयर बन गया कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में. तब जाकर एटमॉस्फेयर में क्या मिलने लगा, लाइफ. ओजोन लेयर अगर नहीं बना होता तो जो हार्मफुल रेज है वो हमारे तक आते हैं, लाइफ कभी भी नहीं हो पाती. ठीक है, तो ये हमारा करंट कॉम्पोजिशन दिखता है. नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78, ऑक्सीजन 21%, बाकी गैस 1%. हाइड्रोस्फीयर का इवोल्यूशन अगर देखें जलमंडल का, तो पानी जो है वोल्केनिक स्टीम कंडेंसेशन से आया या कॉमेट और आइसी मेट्रॉइड से. जब जो पृथ्वी है वो ठंडी हुई, स्टीम का कंडेंसेशन हुआ, रेनफॉल हुआ, ओशियन का फॉर्मेशन हो गया 4 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, तो पहले ओशियन हॉट और एसिडिक थे, बाद में CO2 डिसॉल्व हुआ पानी में, तो ग्रीन हाउस गैस कम हो गया, स्टेबल क्लाइमेट मिलने लगा. और हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है, ओशियन, लेक, रिवर, ग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर. नेक्स्ट है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो अक्षांश और देशांतर इसको हिंदी में बोलते हैं. एंगुलर डिस्टेंस, लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर. तो नॉर्थ और साउथ में इक्वेटर के जो एंगुलर डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड. These are parallel, the lines are parallel and they run east west. ठीक है, ये ईस्ट से वेस्ट रन करते हैं. तो कुछ फेमस लैटिट्यूड अगर देखें तो इक्वेटर 0 डिग्री, कैंसर 23 हाफ नॉर्थ, कैप्रिकॉन 23 एंड हाफ साउथ, आर्कटिक सर्कल 68 एंड हाफ नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्कल 66 एंड हाफ साउथ, नॉर्थ पोल 90 और साउथ पोल 90, नॉर्थ एंड साउथ में. लॉन्गिट्यूड की बात करें
So it is the angular distance ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, जो ग्रीनविच रेखा है उससे ईस्ट और वेस्ट जो एंगुलर डिस्टेंस है वो कहलाता है लॉन्गिट्यूड. दीज लाइंस रन नॉर्थ टू साउथ कन्वर्ज एट पोल्स. ऐसे आपको मालूम है इस तरह से ये काम करते हैं. ठीक है. टोटल 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड रहता है. इंपॉर्टेंट मेरिडियन देखें तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री जो ग्रीनविच यूके से पास करता है. 180 डिग्री जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, जिसके क्रॉस करने के बाद दिन जो है पीछे हो जाता है. ठीक है. अर्थ का मोशन, तो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन वाला पार्ट को अगर देखेंगे तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है. ध्यान दीजिएगा, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और 23 घंटा 56 मिनट यानी लगभग 24 घंटे में एक सोलर डे कंप्लीट हो जाता है. इस कारण से जो चीजें फिनोमेना जो होती है, क्वेश्चन पूछता है कि रोटेशन से क्या क्या होता है, रिवॉल्यूशन से क्या क्या होता है. तो रोटेशन से डे और नाइट, सन और स्टार का अपरेंट मूवमेंट जो हम लोग को लगता है कभी पास आ रहा है कभी दूर, कोरियोलिस इफेक्ट जो विंड का जो डायरेक्शन है वो किस तरह से चेंज होगा, और टाइम डिफरेंस बाकी लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, वो भी इसी से समझ में आपको आता है. रिवॉल्यूशन क्या है, तो जब अर्थ पूरे सूरज का एक चक्कर लगाता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ये कहलाता है रिवॉल्यूशन. 365.25 जो है वो दिन लगता है, इसीलिए हर 4 साल पे 366 दिन का एक लीप ईयर आता है. इससे होता है सीजन इक्विनॉक्सेस, जहाँ पे एक समय इक्वल डे नाइट रहता है 21 मार्च 23 सितंबर को. सॉलिस्टिस लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे, और सोलर इंसोलेशन में वेरिएशन लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग. कितनी हाइट पे, जब ज्यादा ऊपर आप जाते हैं हाइट पे तो आपको देखोगे टेम्परेचर कम हो जाता है. ठीक है. अर्थ का इंक्लिनेशन अगर देखें, अर्थ के एक्सेस का और उसका इफेक्ट उससे क्या पड़ता है, तो आप लोग जानते हैं कि अर्थ जो है वो सीधा नहीं, आपको इस तरह से आपको दिखता है इंक्लाइंड है. 23.5 डिग्री वर्टिकल के साथ ये इंक्लाइंड रहता है. तो इससे इफेक्ट क्या है कि सीजन जो है वो टिल्ट और रिवॉल्यूशन के कारण होता है. मौसम के मतलब आप कह सकते हैं सीजन के साथ साथ दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो भी इस कारण से ही होता है. सन का अपरेंट मूवमेंट कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में हमको लगता है कि ये शिफ्ट कर रहा है, ये भी इस कारण से होता है. और पोलर डे एंड नाइट, 6 महीने सनलाइट रहेगा, 6 महीने डार्कनेस रहेगा पोल्स पे. ये सब इंक्लिनेशन के कारण देखने को मिलेगा आपको. ठीक है. टाइम जोन, देन टाइम जोन्स के बारे में बात करें अगर, तो टोटल 360 डिग्री अर्थ अगर 24 घंटा में रोटेट कर रहा है तो पर घंटे 15 डिग्री रोटेट करेगा, इसीलिए 24 टाइम जोन्स आपको देखते हैं. हर टाइम जोन पे 1 घंटे का टाइम डिफरेंस मिलेगा दूसरे से. और स्टैंडर्ड मेरिडियन किसी भी कंट्री का ऑफिशियल टाइम को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं. लोकल टाइम क्या है, टाइम बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ द सन एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी करेगा. स्टैंडर्ड टाइम मतलब यूनिफॉर्म टाइम, जो पूरे देश के लिए कॉमन टाइम हमने एक्सेप्ट किया है. जैसे कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट, जो इलाहाबाद से गुजरता है. इंटरनेशनल डेटलाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल ऑपोजिट. और यहाँ पर क्या होगा कि जब आप ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो आप एक दिन गेन कर लोगे. यानी सपोज आज आप 5 जुलाई को ईस्ट से वेस्ट इंटरनेशनल डेटलाइन क्रॉस कर रहे हो, तो आप 5 तारीख को ही अगले दिन भी पहुंचिएगा. और वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो आप एक दिन पीछे हो जाएंगे. ठीक है. कैलेंडर अगर बात करें तो ये अर्थ के रिवॉल्यूशन जो सन के अराउंड है उस पर डिपेंड कर रहा है. जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो 365 दिन का एक साल का, हर 4 साल पे लीप ईयर आएगा. ये 1582 में पोप ग्रेगरी, जो अगर हम बात करें ग्रेगरी जो है 13 उनके द्वारा पेश किया गया. ठीक है. अब आते हैं इक्लिप्स, तो ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण. तो जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो सोलर इक्लिप्स कब होता है, तो आपको समझना है सोलर इक्लिप्स किसको बोलते हैं. जब सन और अर्थ के बीच में आ जाए मून, तो इट इज नोन एज सोलर इक्लिप्स, क्योंकि आपको सूर्य जो है वो कटा हुआ दिखेगा बिकॉज ऑफ मून. ये हमेशा जब नई चंद्रमा होती है उस दौरान आपको देखने को मिलेगा मोस्टली. ठीक है. टोटल सोलर इक्लिप्स कब होता है, जब चंद्रमा जो है पूरे सन को कवर कर ले. पार्शियल कब होगा, जब मून कुछ पार्ट को सन के ढक रहा है. और एनुलर कब होता है, जब सेंटर के सन को जो वो कैप्चर करता है, जिस कारण से
सन का लाइट दिख रहा है साथ साथ, और ये बीच में कैप्चर किया तो रिंग ऑफ फायर लगता है, ठीक है। जबकि लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण की अगर बात करें हम लोग, तो वो क्या है, तो जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाए तो वो क्या कहलाता है, चंद्र ग्रहण। ये भी फुल मून के, ये फुल मून के दौरान आपको देखने को मिलेगा, यानी हम लोग बात करते हैं पूर्णिमा के। टोटल में मून पासेस कंप्लीटली थ्रू अर्थ अम्ब्रा यानी डार्क शेडो। पार्शियल मतलब कि मून का कुछ पार्ट ही एंटर किया था, और पेनम्बरल मतलब कि जो ज्यादातर हिस्से थे अर्थ के वो एंटर कर गए थे, ठीक है। नाउ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अगर बात करें, तो ये जनरेट होता है बाय मूवमेंट ऑफ मोल्टेन आयरन इन अर्थ आउटर कोर, डायनेमो इफेक्ट इसको बोलते हैं। और ये बार मैग्नेट जो 11 डिग्री सेल्सियस पे टिल्टेड है उसकी तरह ये बिहेव करेगा, जो अर्थ रोटेशनल एक्सिस के लिए। इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेज, ठीक है। मैग्नेटोस्फीयर बनाता है वैसा रीजन अर्थ के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा नॉमिनेटेड है, ठीक है। अब अर्थ का जियोलॉजिकल टाइम स्केल कभी कभी ये पूछ सकता है, हालांकि बहुत फैक्चुअल है, इतना ज्यादा इसके लिए परेशान होइएगा मत। तो प्री कैम्ब्रियन या इसको हेडियन आर्कियन या प्रेट्रो, जो हम लोग प्रोटेरोजोइक बोलते हैं, वो तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो से 541 मिलियन ईयर अगो अर्थ का ओरिजिन, पहला लाइफ और ओशियन का एक्यूमुलेशन। फिर है पैलियोजोइक एरा, 541 से 252 मिलियन ईयर्स अगो मैरीन लाइफ का एक्सप्लोजन हुआ, पहला लैंड प्लांट और एनिमल पाया गया। मेसोजोइक एरा 252 से 66 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोरस, डायनासोरस तो उसका एज, और पेंजिया का ब्रेकअप, पहली चिड़िया भी इसी में दिखी। सिनोजोइक एरा 66 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर अभी तक, मैमल्स का एज, ह्यूमन इवोल्यूशन और आइस एजेस, ठीक है। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अब अर्थ का स्ट्रक्चर अगर देखें तो क्रस्ट 0 से 70 किलोमीटर रहेगा, आउटर सॉलिड लेयर है, और इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, कॉन्टिनेंटल और ओसेनिक, ग्रेनिटिक और बेसाल्टिक। थिन और ब्रिटल होता है, और दे फॉर्म टेक्टोनिक प्लेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेंटल की इसकी बात करें अगर हम लोग मेंटल की, तो यहाँ पे देखिएगा आपको सेमी सॉलिड रॉक जो क्या चीज में रिच है, वो रिच है मैग्नीशियम और आयरन सिलिकेट्स में, ठीक है। कन्वेक्शन करंट जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स को ड्राइव करते हैं। कंडक्शन होता है बिना टच के, जब आप जो एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, कन्वेक्शन जहाँ पे कांटेक्ट के साथ ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो कन्वेक्शन करंट जो है वो दे ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक्स। और कोड जो है 2900 से 6371 किलोमीटर तक, रफली कहीं कहीं 6400 किलोमीटर लिखा होगा, वहां तक ये एक्सटेंड करता है, आयरन और निकल का बना हुआ, ठीक है। आउटर कोर लिक्विड यानी मोल्टेन स्टेट में है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट कर रहा है, और इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। लाइफ का ओरिजिन अगर देखिए, लाइफ के ओरिजिन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो अर्थ का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर अगो, और लाइफ का फॉर्मेशन 3.5 से 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। अब कुछ की थियरीज है, जैसे एबियोजेनेसिस, तो लाइफ अरोज फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अंडर द अर्थ कंडीशंस, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। स्टैनली मिलर और हैरोल्ड ओरे जो है, उस एक्सपेरिमेंट 1953 का जो एक्सपेरिमेंट था उसने एमिनो एसिड्स प्रोड्यूस किया था फ्रॉम गैसेस प्लस इलेक्ट्रिक स्पार्क, ये कहता है केमिकल इवोल्यूशन के बाद। पैंसपर्मिया थियरी जो क्या कहता है कि लाइफ जो है वो यहाँ का नहीं, वो आउटर स्पेस से आया थ्रू मेट्रॉइड्स और कॉमेट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट थियरी क्या है कि लाइफ भले ओरिजिनेट हुआ था डीप सी हाइपोथर्मल वेंट में, लेकिन अभी कोई भी रिच केमिकल एनवायरनमेंट मतलब उस समय नहीं था। और पहला लाइफ फॉर्म प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया लाइक होता है, उसके बाद यूकैरियोटिक आया जो मल्टी सेलुलर लाइफ उसके बाद, ठीक है। चलिए अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको भू आकृति विज्ञान बोलते हैं। जमीन के अंदर का जब हम बात करते हैं कोई भी तरह का डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट टू का अर्थ लैंड फॉर्म्स, ये सब सब जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। और ये इसमें आप समझना क्या कुछ फैक्ट्स, जो अर्थ है उसका क्रस्ट सॉलिड रॉक का बना हुआ है, इसीलिए हमने टर्म यूज किया था सियाल। ऑक्सीजन से लेकर मिनरल्स इन सब का इस्तेमाल है, और लगभग 1% से कम अर्थ के वॉल्यूम को ये अकाउंट करते हैं, बट लाइफ और जोग्राफी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
ये आपको कंपोनेंट दिखा हुआ है, आप देख सकते हो ओसियाल, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ओसियाल फेका, ठीक है, ओसियाल एल्यूमिनियम का लिया, फेका कैल्शियम, ठीक है ना। रॉक और एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल रॉक साइकिल से अगर हम लोग रॉक के फॉर्मेशन को देखें तो इग्नियस, इग्नियस से सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक, फिर इग्नियस, ये कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये मैग्मा जो है, जो बाहर निकल कर आ गया, लावा जो मोल्ट हो जाता है मोल्टेन स्टेट में मैग्मा, उसके सॉलिडिफिकेशन से बनता है इग्नियस। इंट्रूसिव होता है जिसका कूलिंग स्लो हो, लार्ज क्रिस्टल जैसे ग्रेनाइट, और एक्सट्रूसिव होता है जो ज़्यादा तेजी में कूल करे, फाइन ग्रेन्ड होते हैं, ऐसे साल्ट। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, तो ये मिनरल्स के, अगर आप देखेंगे सेडिमेंट्स के जो डिपॉजिट हैं, तलछट के जो डिपॉजिट्स हैं, उसके डिपोजिशन से, उसके जमाव से बनता है, इसीलिए हमेशा लेयर्ड रहता है। ये क्या रहता है, लेयर्ड रहता है। एग्जाम्पल हो गया सैंडस्टोन, शेल और लाइमस्टोन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसका, पहले एक बार रॉक्स पढ़ लेते हैं, फिर मेटामॉर्फिक जो है वो ये कैसे बना, तो हीट और प्रेशर के कारण, जैसे शेल है तो इससे स्लेट, लाइमस्टोन से मार्बल, तो ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक जो किसी दूसरे हीट और प्रेशर के कारण दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। देन अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म। अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म की अगर बात करें हम लोग, तो अर्थक्वेक में आपको दिखेगा इट इज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ स्ट्रेस अलोंग फॉल्ट लाइन। जो फॉल्ट लाइंस बने रहते हैं आपको क्रस्ट के अंदर, हम लोग एस्ट्रोनॉस्फेयर के ऊपर जो हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहां पे फॉल्ट लाइन अगर बन जाता है तो उससे स्ट्रेस निकलता है, और वही अर्थक्वेक है। रिक्टर स्केल के द्वारा मैच किया जा सकता है, और मर्केली स्केल जो इफेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, रिक्टर स्केल लोगारिथम के ऊपर बेस्ड है। जितना यूनिट बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए 4.5 है और 5.5 है, तो ये 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ये ध्यान। कुछ वेव्स हैं जिस कारण से हम लोग अर्थक्वेक को पढ़ पाए, वो सिस्मिक वेव्स उनको बोलते हैं, जैसे पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स जो फास्टेस्ट होते हैं और सॉलिड लिक्विड में ट्रैवल करेंगे। एस वेव्स जो स्लोअर होते हैं लेकिन केवल सॉलिड जो मीडियम उसमें ट्रैवल करते हैं। और एल वेव जो सरफेस वेव है, इन्हीं से हम लोगों को अफेक्ट होता है अर्थक्वेक का, इन्हीं से पता चलेगा हम लोगों को, क्योंकि यही आकर आपको डैमेज करते हैं एट द सरफेस। वोल्केनिज्म, जो एक्टिव वोल्केनोज की अगर बात करें, कुछ माउंट विसुवियस इटली, माउना लोआ हवाई, और बहुत रिसेंटली आप देखो कि बहुत सारे वोल्केनोज इरप्शन हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। फिर अगर देखिए हम लोग रिंग ऑफ फायर किसको बोलते हैं, तो रिंग ऑफ फायर एक मेजर वोल्केनिक बेल्ट है पैसिफिक ओशन में, जहां पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ थियरीज हमारे यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड हमारा अबाउट द ऑल दीज, मतलब लैंड फॉर्म्स एंड ऑल, वो कुछ थियरीज दी गई थी, जैसे कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ऑल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया। इनके अकॉर्डिंग इनका कहना था कि पेंजिया जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, लॉरेशिया और गोंडवाना, ठीक है, दो पार्ट में स्प्रेड हो गया। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे इसके एविडेंस क्या है, कैसे ये बात सही हम लोग मान सकते हैं एक बार को, तो सिमिलर फॉसिल्स मिले जो इंडिया के कोस्ट के पास आपको दिखेगा, वही आपको दिखेगा इन अफ्रीका ऑल्सो, समथिंग इन साउथ अमेरिका ऑल्सो। कोस्टलाइन में मैच करना तो बॉर्डर को देख के भी लगता है इस तरह से। ग्लेशियल डिपॉजिट जो कॉन्टिनेंट्स में क्रॉस हो रहे हैं, उसको बेसिस पे भी ये डिसीजन लिया जाता है। दूसरा थियरी आया सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हैरी हेस का 1960 में। इसने मिड ओशियनिक रीजेस जो हैं, जो अगर बात करेंगे, तो वो अपने सेंटर से स्प्रेड हुए, मैग्मा उठा, नया ओशियन फ्लोर बनाया, ओल्डर क्रस्ट को आउटवर्ड ढकेल दिया, और इसी का कारण आप देखोगे धीरे धीरे कंटिन्यूसली ब्रेकेज और फॉर्मेशन चलता रहता है। एविडेंस जैसे मैग्नेटिक स्ट्रेपिंग, अगर सिमेट्रिकल देखें तो एज ऑफ ओशियन फ्लोर काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, और हीट फ्लो द हाईएस्ट एट रीजेस, ठीक है, किनारों किनारों की ओर ज़्यादा वो हटते हैं, ठीक है। देन वी हैव लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। लैंड फॉर्म्स अगर हम लोग बात करेंगे, तो जो लैंड फॉर्म्स अंदरूनी शक्तियों से, इंटरनल फोर्सेस से बने, उनको इंडोजेनिक बोलते हैं, जैसे फोल्ड माउंटेन हिमालयाज में, रिफ्ट वैली जो हो गया, वोल्केनोज हो गया। और एक्सोजेनिक वैसे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा बनाए गए,
जैसे वेदरिंग से, इरोजन से, मास वेस्टिंग, डिपोजिशन, इन कारणों से जो होता है वो एक्सोजेनिक एंड एक्सटर्नल फोर्सेस बोला जाता है। विंड लैंडफॉर्म की बात करें जिसको एओलियन लैंडफॉर्म भी बोलते हैं, तो आप देखो दिखेगा कि एओलियन लैंडफॉर्म में इरोजनल जो है वो यार्डंग्स हैं, जो विंड कार्व्ड रिजेस हैं जो डेजर्ट्स में मिलते हैं आपको। मशरूम रॉक्स हैं जो कि विंड जो है इट इरोड्स बेस फास्टर देन द टॉप। और डिफ्लेशन हॉलोज। डिपोजिशनल के एस्पेक्ट पे जाएं तो बर्चन्स जो क्रिसेंट शेप ड्यून्स हैं, सेल्फ ड्यून्स जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं, और लॉसेस टोटल अगर बात करें तो विंड ब्लोइंग जो है, सॉरी अगर हम बात करेंगे विंड जो ब्लो कर रहा है वो उसी को बोलते हैं लॉइस। और साथ साथ इट इज फर्टाइल एग्जाम्पल चाइना, ये फर्टाइल होता है काफी ज्यादा, तो इससे लॉइस बनता है किससे, विंड ब्लो करने से। नाउ अगर हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ये आपको समरी में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज का, हम लोग बात करते हैं ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर में आपको दिखेगा कि ये कास्ट टोपोग्राफी कहलाता है। ये कहाँ पे, तो जो जहाँ जहाँ लाइमस्टोन के रीजन है वहां पे ये होता है, किस कारण से, ड्यू टू केमिकल वेदरिंग, कार्बोनेशन उसको बोलते हैं। और कास्ट टोपोग्राफी के फीचर्स अगर आप देखोगे तो सिंक होल्स जिसको डोलाइंस बोलते हैं, सर्कुलर डिप्रेशन होता है ये। उवालाज जो कि मर्ज सिंक होल्स हैं। ओल्जेस फ्लैट बॉटम कास्ट वैलीज। केव्स जैसे अजंता एलोरा अगर देखा जाए उसका फॉर्मेशन। स्टैलेक्टाइट्स जो सीलिंग से, और स्टैलेग्माइट्स जो फ्लोर से। फिर है इरोजनल लैंडफॉर्म्स। सो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोग को दिखेगा फ्लूवियल, तो वी शेप्ड वैली, गॉर्जेस, वाटरफॉल, रिवर टेरेसेस। देन वी टॉक अबाउट ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, तो यू शेप्ड वैली, शर्क्स, हॉर्न्स, एरेटिस, सॉर्ड्स। कोस्टल अगर हम लोग लैंडफॉर्म की बात करें तो क्लिफ, सी केव्स, आर्क, स्टैक्स, वेव कट प्लेटफॉर्म। एओलियन की बात करें अगर तो रॉक पेडेस्टल, यार्डंग्स, डिफ्लेशन बेसिन, ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म्स के आपको फीचर है। ग्लेशियल लैंडफॉर्म में आपको देखेंगे यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं। कैसे ग्लेशियल लैंडफॉर्म में कुछ क्या दिया गया है, टर्म्स दिया गया है। आपको इस टर्म्स के बारे में समझ के, सेकेंड, ठीक है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म यहाँ पे तो हमको दिख रहा है सर्क। ये क्या है, बाउल शेप्ड हॉलो ऑन अ माउंटेन वेयर ग्लेशियर बिगिंस। तो वहाँ का जो हॉलो शेप में आपको दिखेगा, बॉल शेप में हॉलो स्ट्रक्चर, वो सर्क कहलाता है। एरेथी क्या है, तो शार्प रिज, यानी दो सड़कों के बीच में बना हुआ एक शार्प ब्रिज। ठीक है। हॉर्न, शार्प पिरामिड शेप्ड लेक, सॉरी शार्प पिरामिड शेप्ड पीक फॉर्म्ड बाय हेडवर्ड इरोजन ऑफ थ्री और मोर सर्क, जैसे मैटरहॉर्न आल्प्स में है। तो ये तीन या तीन से अधिक जो सर्क है उसके घेरा से ये पिरामिड जैसी चोटी होती है। यू शेप वैली कब बनता है, जब ग्लेशियर जो है वो वी शेप रिवर वैली को इरोड कर दे और ब्रॉडर यू शेप में वो कन्वर्ट हो जाए। जिसे देख के हम बात करते हैं कि मान लीजिए वैलीज का क्रिएशन हुआ, जब यहाँ बहुत ज्यादा इरोजन होते चला जाएगा ना तो ये धीरे धीरे यू शेप में कन्वर्ट हो। हैंगिंग वैली, तो ट्रिब्यूटरी जो ग्लेशियर वैली लेफ्ट हैंगिंग अबाउट द मेन यू शेप, अबाउट द मेन यू शेप वैली ऑफन क्रिएट वाटरफॉल्स। तो जो यू शेप वैली है उसकी जस्ट ऊपर जो मेन, अगर आप देखोगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर, जो वाटरफॉल जहां से होते रहता है, दैट इज नोन एज हैंगिंग वैली। ट्रंकेटेड स्पर्स, तो ट्रंकेटेड स्पर क्या है बेसिकली, तो ये जितने भी अगर आप देखोगे हमारे क्लिफ लाइक फीचर्स हैं जो ग्लेशियर कट से इंटरलॉकिंग स्पर्स में बनाए गए। तो ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लिया। फिर डिपोजिशनल ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स अगर देखें तो मोरैंस, लैटरल, मीडियल, टर्मिनल, ग्राउंड। फिर हम बात करें ड्रमलेंस, एस्कर्स, आउटवॉश प्लेन, केम्स, केटल लेक्स। ये सारे के सारे जो है वो क्या है, डिपोजिशनल आपको ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं और इसके फीचर्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है वेदरिंग। अगर हम लोग बात करते हैं वेदरिंग की, तो वेदरिंग क्या होता है, मौसमन इसको बोलते हैं। सो इट इज द डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एट और नियर अर्थ सरफेस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक और बायोटिक एजेंट्स। तो रॉक्स
का डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन पृथ्वी की सतह पे या उसके पास जो होता है एटमॉस्फेरिक और बायोटिक एजेंट्स के कारण, यही कहलाता है वेदरिंग। ये इन सिटू हो सकता है, मतलब उस जगह से ही आपको हो, जैसे कि इरोजन से अलग है, कोई मूवमेंट या मटेरियल मूवमेंट का नहीं होता है। वेदरिंग का जो टाइप है वो फिजिकल मैकेनिकल वेदरिंग अगर देखें तो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ब्रेकडाउन विदाउट केमिकल या केमिकल चेंज। प्रोसेस क्या है? फ्रॉस्ट एक्शन, थर्मल एक्सपेंशन, एक्सफोलिएशन, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। केमिकल वेदरिंग में आपको दिखेगा तो रॉक मिनरल केमिकली रिएक्ट करके चेंज हो जाते हैं। इसके प्रोसेस में क्या दिखेगा आपको? देन ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कार्बोनेशन CO2 और वाटर, जिससे कार्बोनिक एसिड बनेगा और लाइमस्टोन डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रेशन, तो वाटर मिनरल्स, अगर हम बात करें मतलब वाटर कंबाइन जो है उसको करिए किसके साथ? मिनरल्स के साथ, तो ये हाइड्रेशन में हेल्प करेगा। और सॉल्यूशन जो है पानी के अंदर डिसॉल्व जितने मिनरल्स उनको सॉल्यूशन बोला जाता है, रॉक साल्ट। ठीक है। देन सबमरीन रिलीफ फीचर्स, ओशियोनोग्राफी का कुछ टेबल आपको यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे आप उसका एक आपको पूरा का पूरा ब्यौरा मिलते चला जाएगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज, एबिसल प्लेन, मिड ओशियनिक रिज, ओशियन ट्रेंचेस। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा ये क्या होते हैं, ये आप डिस्कशन में आराम से इसको पूरा देखेंगे। ठीक है। देन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशियन। ठीक है, तो महासागर का तापमान और लवणता। तो टेम्परेचर तो लैटिट्यूड, डेप्थ, सीजन और ओशन करंट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। जो सरफेस टेम्परेचर है वो अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट कहाँ पे? इक्वेटर पे 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का बात कर रहे हैं। डेप्थ के साथ डिक्रीज करेगा। थर्मोक्लाइन लेयर जो है आर्म सरफेस और डीप जो है वो कूल डीप वाटर जो है उसके बीच का लेयर है वो डिक्रीज करता है डेप्थ का। सैलिनिटी 35% एवरेज पार्ट्स पर थाउजेंड, ये आपको सैलिनिटी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो देयर इज वेव्स, ओशियन करेंट्स एंड टाइड्स। वेव क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय विंड ब्लोइंग ओवर सरफेस, टॉप पे क्रेस्ट और बॉटम में ट्रफ। ठीक है। टाइप्स, सुनामी विच इज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शन। टाइड्स की बात करें अगर तो ये ग्रेविटेशनल पुल जो है मून और सन का, उसके कारण ये होते हैं। हाई टाइड में वाटर लेवल बढ़ेगा, लो टाइड में वाटर लेवल गिरेगा। ठीक है। स्प्रिंग टाइड, जो सन मून अर्थ जो है वो हाईएस्ट हाई टाइड में अगर है तो ये क्या रहता है? नीप टाइड। और यूज फॉर टाइडल एनर्जी, नेविगेशन एंड फिशिंग। ठीक है, तो नेविगेशन के लिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओशन करेंट्स, तो ओशन करेंट्स की अगर हम बात करें महासागरीय धाराएं जो है, तो वार्म करंट जो है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं और कोल्ड करंट्स पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फेमस वार्म करंट्स के आपको नाम दिए गए हैं आपको ये, और कोल्ड करंट्स का वो आपको लिस्ट है। मैरीन रिसोर्सेज, तो मैरीन रिसोर्सेज की बात करें तो बायोटिक रिसोर्स अगर हम बात करेंगे जहाँ पे अजैविक जैविक संसाधन है, तो फिश, सीवीड, सेलफिश, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, ये सब। एबायोटिक में ऑयल एंड नेचुरल गैस, पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स, ये सब। एनर्जी रिसोर्स में बात करें तो टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन डिपॉजिट्स एंड कोरल्स, जब हम ओशियन डिपॉजिट और कोरल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या समझना है आपको कि टेरिजीनस जो जमीन से बनाया जाएगा जैसे क्ले, सिल्ट। पेलेजिक जो सी से बने जैसे शेल, स्केलेटन एंड केमिकल प्रेसिपिटेट्स। ठीक है। लास्ट वी हैव रेड क्ले, और यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, सॉरी रेड क्ले पर कोरल्स। आखिरी हमारा क्या है? कोरल्स। कोरल्स क्या है? मरीन एनिमल जिनको पॉलिप बोलते हैं, और ये सीक्रेट करते हैं इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स। मतलब अगर हम बात करेंगे तो क्या कहते हैं सो, आप केमिकल बोलो, हार्मोन वर्ड गलत है। केमिकल जो कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन्स के फॉर्म में आपको दिखेगा। नीड, क्या चीज़, कैसे कोरल कहाँ पे ग्रो करेंगे बेहतर? तो वार्म वाटर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, शैलो डेप्थ 60 मीटर से कम, और क्लीन सलाइन सनलिट वाटर होना ज़रूरी है। फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटॉल, ये सब एग्जाम्पल है किसके? कोरल्स के।
ठीक है, तो ये हमारा डे 33 का डिस्कशन था। फिर हम डे 34 का डिस्कशन अलग ही कर लेते हैं, दूसरे लेक्चर में उसको हम शेयर करते हैं।